अपने फोन को हाथ में ऐसे उठाकर उछलती हुई उनके पास पहुंची जैसे मुझे कोई ट्रॉफी मिल गई हो। किसी को कॉल कर यहाँ मदद के लिए बुलाओ जल्दी। मैंने अपनी फोन का स्क्रीन अनलॉक किया। सामने हैरी की फोटो थी। उसे देखकर आज जो कुछ भी हुआ मुझे सब याद आ गया। एक पल को मेरे हाथ रुक गए। फिर मैंने खुद को संभाला और कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाकर पापा का नंबर निकाला, मगर इससे पहले कि मैं कॉल कर पाती उस जल्लाद ने मेरे हाथ से फोन छीन लिया। कितना स्लो मोशन में काम कर रही हो, लाओ मुझे दो, मैं कॉल करता हूँ। हे, ये मेरा फोन है, वापस कीजिए। मुझे करने दो। कहते हुए वो अपने हाथ से ऊपर का नंबर डायल करने लगे और मैं उछल कर अपना फोन उनसे लेने की कोशिश करने लगी। बताने की जरूरत नहीं है कि आज इस आदमी ने अपने लंबे होने का फायदा उठाया था। हमारी पूरी किस्मत। पापा का फोन हमेशा की तरह ऑफ आ रहा था। शायद फिर से मीटिंग्स में बिजी होंगे। मैं एक बार और जोर से उछली और इस बार मेरा हाथ सर के हाथ से टकराया और वो हो गया जो नहीं होना था। फोन स्लिप होकर सीधा कंक्रीट से बनी जमीन से जा टकराया और कई टुकड़ों में बिखर गया। अमर तंज कसते हुए बोले, वाह, क्या कमाल का काम किया है आपने। अब गुजारिए इस अंधेर नगरी में पूरी रात। मैं जैसे उनकी बात सुन ही नहीं रही थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। सुबकते हुए मैं घुटनों के बल जमीन पर बैठकर अपने आईफोन के टुकड़े समेटने लगी। मेरा बच्चा टूट गया। सिर्फ 6 महीने का था। आई एम सॉरी बेबी, हम आपको इस जल्लाद के हाथों से बचा नहीं पाई। अब मैं गुस्से में उनकी तरफ पलटी। व्हाट? ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? खूनी, हत्यारे, दुष्ट, पापी, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अरे क्या बकवास किए जा रही हो? मर्डर किया है आपने मेरे आईफोन का, मैंने सुबकते हुए कहा। शुरू हो गई ड्रामा क्वीन। अरे ये सिर्फ एक फोन था अनाया, मैं तुम्हें नया खरीद कर दे दूंगा, वो भी लेटेस्ट मॉडल वाला। मेरी क्यूट बेबी को तोड़ डाला। मैं फिर से रोने लगी। रियल बेबी चाहिए? शादी होने दो, एक बार असली बेबी दे दूंगा तुम्हें। इतना सुनना था कि मैं रोना छोड़कर मुंह फाड़े को घूरने लगी। चुप होकर बैठो और सोचने दो क्या करना है अभी, वरना। मैं घबराकर एक कोने में चुपचाप बैठ गई। ना मैं कुछ बोल रही थी ना वो। फिर अचानक मुझे कुछ याद आया। हैरी भी तो ऊपर छत पर था, अकेला। क्या पता वो अब भी वहीं पर हो। मैंने अमर सर का हाथ पकड़ा और उनको खींचती हुई ऊपर की तरफ जाने लगी। हाँ ठीक है, जितनी आसानी से वो मुझे घसीट कर यहाँ वहाँ ले जाते हैं, मैं वैसा तो बिल्कुल नहीं कर सकती। थोड़ी ताकत लगाकर मैंने उन्हें मजबूर कर दिया मेरे पीछे आने को। लाइब्रेरी से लेकर छत तक की दूरी तय करते हुए मेरे दिमाग में एक से एक उल्टे सीधे ख्याल भी आए। उदाहरण के तौर पर, आखिर वो छत पर ही क्यों है, वो भी अकेले? कहीं ऐसा तो नहीं कि साक्षी की हरकतों से डिप्रेस्ड होकर वो वहां सुसाइड करने गया हो? अगर उसने ऊपर से नीचे छलांग लगा दी होगी तो? या फिर ये भी तो हो सकता है कि इस यूनिवर्सिटी में रात के अंधेरे में कोई भूत प्रेत घूमता हो और उसने हैरी को खा लिया हो तो? चलते हुए मैंने अपने दिमाग से इन डरावने ख्यालों को निकालने की कोशिश करते हुए एक झपक लगाई। ये क्या कर रही हो? भूत भगा रही हूँ, और क्या? क्या? मैंने उनको इग्नोर किया क्योंकि हम दोनों छत पर पहुंच चुके थे और ये देखकर मेरे जान में जान आई कि वाकई हैरी भी अब तक वहीं बैठा हुआ था। आज पूर्णिमा की रात थी। चारों तरफ चांद की दूधिया रोशनी फैली हुई थी और मध्यम मध्यम ठंडी हवा चल रही थी और उस खूबसूरत नज़ारे के बीच बैठा हुआ हैरी अपनी दुनिया में खोया था। मैंने उसे आवाज़ लगाई और वो तुरंत पीछे मुड़ा। मुझे देखते ही उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। हाँ, लेकिन ये खुशी तब ज़्यादा होती जब वो मुझे नहीं, मेरी बेस्ट फ्रेंड को देखता। ये सोचकर फिर से मेरे दिल में टीस उठी। अनाया, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो?
उसके बाल हवा में पूरी तरह उड़ रहे थे, जिन्हें वो अपने हाथों से फिक्स करने की असफल कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी उसकी नजर पहले अमर सर पर और फिर मेरे हाथों पर गई, जिसने अब तक अमर सर को पकड़ रखा था। मैंने फौरन उनका हाथ छोड़ दिया, मगर उसने देख तो लिया ही था। ओ, अमर सर भी है तुम्हारे साथ में? गुड इवनिंग सर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे रुलाने की? अब इस सिचुएशन की तो उम्मीद ही नहीं की थी मैंने। हड़बड़ाकर मैंने उनको घूरा। क्या बोले जा रहा है ये आदमी? इतनी भी समझ नहीं है इसको कि कहाँ क्या बोलना है। अरे बेचारे हैरी को तो कुछ पता भी नहीं है मैं क्या फील करती हूँ उसके लिए। आप किस बारे में बात कर रहे हैं सर? मैंने क्या किया है? इतने इनोसेंट मत बनो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अनाया को रुलाने की? हैरी ने अब हैरानी से मेरी तरफ पलटते हुए पूछा। तुम रो रही थी अनाया, लेकिन क्यों? मेरा मन हो रहा था वहीं उस जल्लाद को पटक कर उसकी छाती पर चढ़कर बैठकर उसका गला दबा दूं। मगर अब बात को किसी तरह संभालना तो था ही। मैं फौरन हैरी के पास आई और धीरे से बोली, उनकी बातों पर ध्यान मत दो। को तो आदत ही है सबको बिना बात डांटते रहने की, बस वही ड्यूटी निभा रहे हैं। I can still hear you, Miss Parekh. 2 मिनट चुप नहीं रह सकते आप? मैं बात कर रही हूँ ना। मैंने उनको डांट लगा दी। Fine. कहते हुए गुस्से में वो हाथ बांधे दूसरी तरफ मुंह फेर कर खड़े हो गए। हैरी हैरानी से हम दोनों को इस तरह लड़ते देख रहा था। वैसे इसमें उसकी क्या गलती? हम दोनों वाकई बच्चों की तरह लड़ रहे थे। मगर तुम रो क्यों रही थी अनाया? वो मुझे नीचे जाते वक्त चोट लग गई थी, बस इसलिए। मैंने साफ झूठ बोल दिया, और कर भी क्या सकती थी। ओह, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मगर तुम अब तक यहाँ क्या कर रहे हो? हम दोनों तो गलती से यहाँ लॉक्ड हो गए हैं। तुम बाहर क्यों नहीं गए? पता नहीं, नज़ारा ही इतना खूबसूरत था कि मेरा जाने का मन ही नहीं हुआ। और वैसे भी मैं यहाँ से बाहर निकलने का एक सीक्रेट रास्ता जानता हूँ। मुझे तो यहाँ लॉक्ड होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले भी कई रातें यहाँ बिता चुका हूँ मैं और अमर सर दोनों ही उसकी बात सुनकर हैरानी से चिल्लाए। तुम कोई सीक्रेट रास्ता जानते हो? हाँ। वो हम दोनों को लेकर छत के आखिरी छोर पर पहुंचा। ये कैंपस के पीछे का हिस्सा था। यहाँ छत की दीवार सामान्य से काफी कम ऊंची थी। यहाँ से करीब 6-7 फीट नीचे छज्जा बना हुआ था, जिसकी चौड़ाई मुश्किल से 1 फीट होगी। सबसे पहले मुझे इस छज्जे पर कूदना पड़ता है, फिर यहाँ से धीरे धीरे चलते हुए मैं उस खिड़की तक जाता हूँ और फिर वहाँ से कूदकर कैंपस के बाहर खड़े उस पेड़ की डाल तक पहुँचने की कोशिश करता हूँ और फिर वहाँ पहुँचकर मैं सीधा कैंपस से बाहर। मगर इस सब के लिए मुझे बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ी और इस चक्कर में बहुत सी चोटें भी आई हैं मुझे, उसने अपने घुटने दिखाते हुए कहा। मैंने खिड़की पर नजर मारी। वो दूसरी छोर पर नजर आ रहा था और वो पेड़ जिसकी हैरी बात कर रहा था वो उस खिड़की से कम 5-6 फीट दूर था। मुझे चक्कर आने लगे थे उसकी बात सुनकर। यार, ये लड़का पागल है क्या? इसको अपनी हड्डियां प्यारी नहीं है क्या? मैंने अमर सर की तरफ देखा, जो मेरी खिल्ली उड़ाते हुए से मुस्कुरा रहे थे। आफ्टर यू मिस पारेख, प्लीज। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। मेरे मुंह से मरी हुई सी आवाज निकली। तुम भी आज रात यहीं रुकोगे ना हैरी? मैंने उसकी तरफ उम्मीद से देखा। आई एम सॉरी अनाया, मेरे दादाजी मुझे घर से बाहर निकाल देंगे अगर मैं आधी रात से पहले घर नहीं पहुंचा तो। सो मैं थोड़ी देर बाद चला जाऊंगा। हे, तुम्हारा फोन क्या हम यूज कर सकते हैं? हाँ, ये लो। ओह नो, इसकी भी बैटरी। मैंने निराश होते हुए कहा। ओह सॉरी, वो मैं काफी देर से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो शायद इसलिए। अब यहाँ रुकने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन बचा ही नहीं था। हमने हैरी से विदा ली और चुपचाप वापस नीचे आ गए।